हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. If both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark second. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark third. And fourth, if both assertion and reason are false statements, then mark four. Here assertion is the railway bridges are declared unfit after their use for a long period, and reason is due to the repeated strain the elasticity of material decreases. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is elasticity limit of a material. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली हमारे पास जो ट्रेन होती है वो मूव करती है. उस वजह से जो ब्रिजेस के पोर्शन होते हैं उन पे लगातार यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, एंड वी नो दैट स्ट्रेस की वजह से हमारे पास यहाँ पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है विद इन द मटीरियल. तो एक लिमिट तक अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे चले और इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का और डिफॉर्मेशन का, वी कैन से एक लिमिट तक जब तक हम यहाँ पे स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया तो डिफॉर्मेशन होने के बावजूद ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजिशन को यहाँ पे रिगेन कर लेगा इजीली. बट कॉन्टिन्यूसली अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करते रहे तो स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास जो डिफॉर्मेशन होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है. यानी ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस भी लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट इजीली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं गेन कर पाता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट से बियॉन्ड जाते हैं तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ होता है इट स्टार्ट्स टू चेंज और यहाँ पे हमें कर्व यहाँ देखने को मिलता है. तो जब तक हम यहाँ पे डी पॉइंट तक पहुँचते हैं एक लिमिट तक यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट इजीली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे गेन कर पाएगा. और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो है वो प्रोपोर्शनैलिटी ना होके भी कुछ उसमें डिफॉर्मेशन हमारे पास परमानेंटली सेट हो जाती है. तो जब भी हम बात करते हैं रेलवे ब्रिजेस की उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारे पास ब्रिज होता है उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है. और अगर हमारे पास यहाँ पे परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगा तो इट मे कॉज एक्सीडेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल है उसके बीच में डिफॉर्मेशन आ गई है. तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ट्रेन उसके ऊपर से यहाँ पे पास होगी तो इट मे कॉज अ मेजर एक्सीडेंट. सो इसलिए यहाँ पे जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं इनको अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. जैसे हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो ई पॉइंट है ये रैप्चर और ब्रेकडाउन का पॉइंट दिखा रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मटेरियल के ऊपर यहाँ पे एक लिमिट तक स्ट्रेस लगाते रहे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे रैप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. तो वहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई हो सकती है. सो द रेलवे ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनफिट आफ्टर द use of a very long period, and reason is due to repeated strain the elasticity of material decreases. अगर हम रीजन की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि एक लिमिट तक अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन और स्ट्रेस का रिलेशन देखते हैं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पे शो करते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि दोनों यहाँ पे एक दूसरे के प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेकिन नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इलास्टिसिटी की तो इलास्टिसिटी हमारे पास यही प्रॉपर्टी होती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है. बट स्ट्रेन होने के बावजूद जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है ये अपनी ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे रिगेन कर देता है. इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का नाम दे देते हैं.
नाउ इसमें हमारे पास, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें बाय दिस कंडीशन कि हमारे पास हमने एक मटेरियल अज्यूम किया जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो फॉर द टाइम बिंग इनके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हटा देंगे तो जो ये मॉलिक्यूल्स है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स रीगेन कर लेते हैं। एक लिमिट तक हम यहाँ पे अगर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं तो ये कंडीशन हमारे पास चलती रहेगी, बट अगर हम कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रेस प्रोवाइड कर लेंगे तो उस वजह से हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है ये उसी रेशियो के साथ यहाँ पे रीगेन नहीं कर पाती, यानी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शन में रहना रह के इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इलास्टिक लिमिट होती है मटेरियल की वो भी चेंज हो जाती है, यानी जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे रिगेन नहीं कर पाता है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेन को बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे इलास्टिसिटी या रिगेन करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। एंड दिस इज द सेम केस विद द रेलवे ब्रिजेस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the railway bridges are declared unfit after the use of a long period. It is correct. And due to repeated strain the elasticity of material decreases. It is also correct, and it is explaining the assertion part. So from the given question we can say if both assertion and reason are true, and the explanation of the assertion, option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.